नमस्कार। आज हम एक आम बीमारी जिसको एपिलेप्सी कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। हिंदी में इसको मिर्गी कहते हैं। इस बीमारी में हमारे ब्रेन में जो नॉर्मल बिजली का प्रभाव होता है वो ज़्यादा हो जाता है और असंतुलित होने के कारण ये बीमारी होती है। इसमें मरीज को या तो शरीर में एक साइड से कंपन शुरू होगी या पूरा अकड़ जाएगा, मुंह से झाग निकलना, पेशाब निकल जाना और बेहोश भी हो जाता है मरीज। इस बीमारी इस सोसाइटी में इतनी कॉमन भी हो चुकी है और इसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं भी है जो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए जब ये बीमारी हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे वैरायटीज हैं। आम धारणा है कि एक ही टाइप की होती है, शरीर अकड़ जाता है, मुंह से झाग निकलता है और पेशेंट बेहोश हो जाता है, लेकिन इसके 40-50 टाइप तो कम से कम होंगे। जैसे एक साइड से शुरू होना या कोई व्यक्ति एक साइड स्टेयर कर रहा है, थोड़ी देर के लिए उसका लैप्स हो गया, सराउंडिंग से कुछ संपर्क लैप्स हो गया या सिंगल ऐसे झटका लगा। बहुत सारी वैरायटी और ये क्लासिफिकेशन करने का जरूरत भी है क्योंकि सारे टाइप ऑफ एपिलेप्सी एक ही दवाई से इलाज नहीं होती है। अलग अलग टाइप के एपिलेप्सी के लिए अलग अलग दवाइयां बनी हुई है, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन किया है। और बात ये आती है कि बहुत लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर दौरा हो गया तो हमको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जब भी दौरा पड़ता है, आप जहां पे भी हैं, आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे संपर्क तो करें। फिर जो ये ट्रीटमेंट फर्स्ट एड के बाद में जब जाता है वो आते हैं आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जब आते हैं वो प्रॉपरली इसको इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं कि ये पहले तो देखते हैं कि दौरा है या नहीं है। अगर एक बार तय हो गया दौरा है तो इसका क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी कराते हैं कि इसका कारण ढूंढना है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाते हैं, जैसे ईईजी हो गया, एमआरआई हो गया, कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं ताकि ये कारण पता चलेंगे। अब ये इसके क्या क्या कारण हैं, मिर्गी के क्या क्या कारण हैं। सबसे आम इंडिया में है इन्फेक्शन, ब्रेन का इन्फेक्शन है, जैसे टीबी हो गया या गोबीबंद का कीड़ा हो गया जिसको न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो गए, ये इन्फेक्शन हो गया। फिर सिर पे चोट लग जाना, हेड इंजुरी, नहीं नॉर्मल हेड इंजरी तो लगती है, जैसे सीवियर हेड इंजरी हो गई जिसमें पेशेंट बेहोश हो गया, ब्रेन की अंदरूनी चोट आ गई। तीसरा कारण है ट्यूमर, रसोली हो जाना। चौथा कारण है अगर किसी बच्चे में पैदा के टाइम पे ऑक्सीजन कम सप्लाई हुआ तो उसके बाद में फ्यूचर में उसको दौरा पड़ जाता है। नंबर 5 है स्ट्रोक, जैसे पैरालाइज्ड हो जाते हैं पेशेंट, ब्रेन में सर्कुलेशन का रुक जाना या ब्रेन में हेमरेज हो जाना, या बचपन पैदाइशी से किसी के ब्रेन के धमनियों में अगर नुक्स है, जैसे एवी मॉलफॉर्मेशन कहते हैं, अगर वो है तो भी है। और आजकल तो कुछ ब्रेन की सूजन के कारण कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, वो भी एक अहम कारण है। लेकिन 30 से 40% लोगों में कोई कारण मिलता नहीं है, फिर भी हमको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब रही बात कि इसके ट्रीटमेंट कैसे होता है, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि अगर किसी को दौरा घर पे पड़ जाता है, पहली बार होता है, तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले पैनिक नहीं करें, घबराएं ना। नंबर 2, पेशेंट के मुंह में पानी डालना, चम्मच डालना, कपड़ा या चप्पल सुंघाना, ये सब नहीं करना है। पेशेंट को साइड में लिटा दें ताकि वो जो भी झाग आ रही है, थूक आ रहा है, वो छाती में नहीं चला जाए। एक साइड आप करके लिटा दीजिए, थोड़ा सा कपड़े लूज कर लें और मोस्ट लाइकली दौरा 1-2 मिनट में खुल जाता है। और उसके बाद में अगर वो कंटिन्यू करता है या उसके बाद में भी फिर आपको इमरजेंसी कॉल करके आप इमरजेंसी पहुंचना ही है। जब वहां जाते हैं तो उसका कारण ढूंढते हैं, जैसे मैंने बताया था, सारे टेस्ट हो गए। अब बात आती है कि इसका इलाज कैसा किया जाए। देखो, बहुत सारी धारणा है, एक बार दौरा पड़ जाता है तो बहुत लोग बोलते हैं नहीं, एक ही बार हुआ, ये कारण होगा, वो कारण होगा, कोई ऊपरी शक्ति होगी, कोई
किसी का प्रवाह होगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले कारण ढूंढे। अगर कारण मिल गया तो पहला अगर दौरा है तो भी उसको भी इलाज करना जरूरी है, और डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन से इस मरीज को, जिस टाइप का इसको मिर्गी का दौरा है, कौन सा अप्रोप्रिएट दवाई है। वो दवाई जब लेंगे और उसको फॉलो अप भी करना है। बहुत बार क्या करते हैं डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, तब भी ये समस्याएं चल जाती है। वो डॉक्टर पर्टिकुलरली न्यूरोलॉजिस्ट पे छोड़ दीजिए। ऑफ कोर्स आपसे सबसे डिस्कस करते हैं, फैमिली मेंबर से, कि इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या करना चाहिए, कैसे दवाई लेनी चाहिए। तो एक बार दवाई शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये दवाई कुछ समय के लिए नहीं होती है, कम से कम 2 या 3 साल के लिए होती है, या कुछ लोगों में जीवन भर भी चलनी पड़ सकती है। अब बहुत बार दवाई डॉक्टर 3 बार दिन में लेनी पड़ेगी या 2 बार लेनी पड़ेगी, आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे तरीके आ गए हैं। सिंगल डोज, एक ही डोज एक दिन में लेना होता है, क्योंकि कंट्रोल रिलीज में टैबलेट्स आ जाती हैं, आप एक बार भी ले सकते हैं। लेकिन अहम बात है, दवाई रेगुलर लेना है डॉक्टर की सलाह के साथ। अपने दवाई के साथ छेड़छाड़ कभी नहीं करेंगे, और रेगुलरली लेना है, क्योंकि कारण है, कुछ लोग दवाई लेते हुए भी दौरा पड़ जाता है। उसका क्या कारण है? उसको कहते हैं कि व्हाट आर द प्रेसिपिटेटिंग कॉजेस। जैसे मरीज ठीक से समय पे सोता नहीं, अगर कम सोता है, उसका नींद डिस्टर्ब है, दौरा पड़ सकता है। नंबर 2, कोई उसको फीवर है, कोई ऐसी दवाई चल रही है जिससे दौरा पड़ता है, वो ले लिया एंटीबायोटिक, उससे भी हो सकता है। सारे एंटीबायोटिक नहीं, पर्टिकुलरली सिप्रोफ्लॉक्स, ऊफ्लॉक्स या ट्रेमेडोल ग्रुप ऑफ ड्रग्स से ये हो सकता है। नंबर 3, कुछ महिलाओं में मेंसेस के दौरान दौरे की शिकायत ज्यादा हो सकती है। और चौथा आम कारण देखा है, दवाई मिस कर जाना। मिस दवाई करना मतलब दौरा पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये सारे चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब बात आती है कि अब इसके कितने समय तक ये दवाई लेनी होगी। दवाई लेनी होती है कम से कम 2 से 3 साल। और याद रखें, 3 साल मतलब ऐसे नहीं कि आप 3 साल लिया एकदम से बंद कर दिया, नहीं। डॉक्टर के सलाह के साथ जब दवाई बंद करने का टाइम आता है, वो होले होले से धीरे धीरे से कम करते हैं। 3 से 6 महीने लग जाते हैं उसको बंद करते करते, और उस दौरान ये भी देखते हैं कि क्या दोबारा दौरा पड़ सकता है क्या इनको। देखो, दौरे दवाई लेते हुए भी पड़ सकता है। जैसे शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, दवाई खाते खाते भी उनकी शुगर बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है। दौरा भी ऐसा ही है। दवाई लेने से आप मान सकते हैं कि 90% सेफ्टी रहेगी। इसी तरह जब दवाई छोड़ते हैं, फर्स्ट ईयर में 30% चांस है कि आपको दोबारा दौरा पड़ सकता है। उसके लिए इसीलिए धीरे धीरे कम करते हैं कि बॉडी अडैप्ट करें। अगर पड़ गया तो कोई बात नहीं, इसका मतलब दवाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये तो बात आपकी रेगुलर दवाई की लेनी है। अब ये भी देखना है कि जिस पेशेंट को दौरा पड़ता है उनके लिए कुछ चीजें बाध्य है, जैसे ड्राइविंग करना। पहला 3 महीने ड्राइविंग नहीं करना है। अगर दौरा नहीं पड़ा, ड्राइविंग नहीं करना है। जैसे स्विमिंग है, पानी में जाना है, आग के साथ है, या कुछ फायर आर्म एम्यूनिशंस है, उसका बिल्कुल वर्जित रहता है इसमें, क्योंकि रिस्क दोनों को भी रहता है, सामने वाले को भी और खुद को भी। और ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। और कुछ है कि प्रेगनेंसी है, महिला है। अब महिला अगर शादी हो गई या प्रेगनेंसी हो गई तो उसके पहले काउंसलिंग कराएं कि प्रेगनेंसी में ये दवाई क्या क्या इफेक्ट है, कैसे प्रिकॉशंस लेना है। ये भी बहुत एक लंबा टॉपिक है जो आज मैं नहीं कवर करूंगा, लेकिन ये आम बात है कि जो भी शादीशुदा हो गए, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपरली प्लान करें अपने डॉक्टर के सलाह से। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मरीज को एपिलेप्सी होती है उसमें कॉमनली पाया गया कि उसका नींद का डिस्टरबेंस होना, घबराहट होना, एंजाइटी होना, मन उदास और डिप्रेशन बहुत कॉमन है इन ऐसे मरीजों में। अगर ऐसे मरीजों में डिप्रेशन वगैरह है तो हम क्या कर सकते हैं? दवाई तो रेगुलर लेनी है। दवाई के साथ में हम और बेस्ट क्या कर सकते हैं, जैसे काउंसलिंग है, थोड़े योग प्राणायाम में जो अभी बताने जा रहा हूं, अगर वो करेंगे तो स्ट्रेस, डिप्रेशन तो कम होगा, नींद भी बेहतर आएगी। और दवाई के साथ ये करेंगे तो दवाई अच्छी तरह से इस पे काम करेगी। ये जो मैं 3-4 प्राणायाम बता रहा हूं वो करें, साथ में
बट एपिलेप्सी योग प्राणायाम से ठीक नहीं होगी, योग प्राणायाम उसकी सहायता करेगी ताकि ये अच्छे से कंट्रोल हो जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, योग में आंखें बंद करके बैठेंगे, दिन में 2 बार करेंगे। पहले एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अंदर सांस लिया और 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए सांस को रोकना है। रोकने के बाद में मुंह से छोड़ना है। जो छोड़ने का समय है वो 6-7 सेकंड रखें। अंदर जाएगा 4 सेकंड में, 3-4 सेकंड रोकेंगे और बाहर। ये आप 5 बार कर लें। नंबर 2, भ्रामरी प्राणायाम। जैसे ये लिटिल फिंगर नीचे रखा, ऊपर रखा, ये सारी प्राणायाम आंखें बंद करके होगी। ये 3 नाक के ऊपर रखेंगे, नाक बंद नहीं करेंगे। चौथा, आंख के ऊपर आंख बंद रखेंगे और अंगूठे से कान बंद कर देंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह बंद रखेंगे। अब भंवरे की जैसे आवाज निकालेंगे। फिर सांस लेंगे, फिर ये भी 5 बार करेंगे। तीसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हैंड से ये मुद्रा बनाए, अपने घुटनों पे रखा। अपने पास 5 फिंगर हैं, 2 उंगलियां यहां रखी, अंगूठे से राइट नाक को बंद किया और लेफ्ट नाक के अंदर से सांस अंदर ली। आराम से बिना आवाज किए लेफ्ट नाक बंद किया और राइट नाक से बाहर छोड़ा, बिल्कुल धीरे धीरे। अब राइट से अंदर जाएगी, राइट नाक बंद हो जाएगी और लेफ्ट से बाहर। ये 1 राउंड हो गया। ये भी 5 बार करना है। ये 5 बार तीनों प्राणायाम करने के बाद में दोनों हथेलियां घुटनों पे, आंखें बंद करके अपने सांस पे ध्यान धीरे से रख के 2-3 सांस लिया और बैठ गए। ये 5 मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे। ये टोटल प्रोसेस 10 से 12 मिनट में आपका हो जाएगा। इस दिन में 2 बार करें, देखें आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा, नींद भी बेटर हो जाएगा, आपका एपिलेप्सी कंट्रोल भी अच्छा सा हो जाएगा।